नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ यशो शुक्ला और बात करेंगे तीसरा चरण कौन जीतेगा रण। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें गांधीनगर, मैनपुरी, बलरामपुर, बारामती और राजगढ़ सीट भी शामिल है। 95 लोकसभा सीटों में से कुल 2,963 नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिनमें से चुनाव अधिकारियों ने 1563 आवेदनों को वैध पाया है। नामांकन वापस लेने की तारीख निकलने के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1351 है, जिसमें कई वीवीआईपी कैंडिडेट्स शामिल हैं। इन सीटों पर अमित शाह, डिम्पल यादव, दिग्विजय सिंह और अधीर रंजन चौधरी जैसे कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होगा। 95 सीटों पर होगा किस्मत का फैसला। तीसरा चरण कौन जीतेगा रण। आपको बता दें कि तीसरे चरण का मतदान होना है और कई दिग्गजों की साख इस बार तीसरे चरण में दांव पर लगी हुई है। कई वीवीआईपी कैंडिडेट्स हैं। तीसरे चरण की बात करें तो कई वीवीआईपी कैंडिडेट्स हैं, जिसमें डिम्पल यादव, अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी समेत तमाम दिग्गजों के नाम शामिल हैं। 7 मई को 95 सीटों पर होगी वोटिंग। आज शाम 5 बजे थम चुका है प्रचार प्रसार। तीसरे चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो कई दिग्गजों की दांव साख पर लगी हुई है। अगर हम बात करें तो अमित शाह, डिम्पल यादव जैसे कैंडिडेट शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव के 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। और जिसमें सीधे तौर पर मैं कहूं तो उसमें कई दिग्गज है, जिसमें अमित शाह का नाम है, इसके अलावा डिम्पल यादव है और कई ऐसे तमाम बड़े नेताओं के नाम शामिल है, जिनकी साख जो है 7 मई को तीसरे चरण के मतदान में देखी जाएगी। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सियासी माहौल है, एक और जहां गठबंधन है वहीं दूसरी ओर एनडीए है, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, दोनों पक्षों की बात करें, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों तरफों से जो है हम देख रहे हैं कि जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, या सीधे तौर पर कहें तो जनता को मनमोहक वादे किए जा रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता को सीधे तौर पर कहने या बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप हमें मौका देंगे तो हम आपके लिए
कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये है कि जब मतदान होगा उसमें जनता किसको वोट देती है, ये आने वाली 4 जून को फैसला होगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि तीसरे चरण को लेकर प्रचार प्रसार आज थम चुका है। 7 मई को चुनाव होंगे। 95 सीटों पर किस्मत का होगा फैसला। कई वीवीआईपी कैंडिडेट्स। और अब बात करेंगे राहुल पर निशाना पाकिस्तान बहाना। पाकिस्तान के एक नेता द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफ करने पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन का राहुल गांधी की तारीफ करना बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्टीकरण की मांग की। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अस्थिर करने वाला देश राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है, इस पर कांग्रेस को सफाई पेश करनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से कांग्रेस के संबंध पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा एक ऐसे प्रेम के पीछे कोई वजह जरूर होगी जो भारत का अस्थिर करने का प्रयास करता है। यह एक बड़ी चिंता का विषय और भारत इस प्यार के पीछे की वजह जानना चाहता है। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ देने का दावा करके सुर्खियों में आए थे। उन्होंने राहुल के भाषण के एक अंश को राहुल ऑन फायर कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस से इस पर स्पष्टीकरण की मांग की है। और अब बात करेंगे राणा का अपमान मचुआ घमासान। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है और वहीं तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए शाम रविवार 6 बजे से प्रचार प्रसार थम गया है। तीसरे चरण में मैनपुरी में भी चुनाव है। डिंपल यादव उससे प्रत्याशी हैं और जिनके चुनावी प्रचार के लिए अखिलेश यादव ने मैनपुरी में रोड शो भी किया। रोड शो में शामिल कुछ युवाओं ने वहां करहल चौराहे पर हंगामा किया। हंगामे के बाद कुछ लोगों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थल पर चढ़कर सपा का झंडा लगाने की कोशिश की और जमकर नारेबाजी की गई। इसकी सूचना भाजपा पदाधिकारियों को मिलने के बाद उन्होंने इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके से पुलिस की टीम पहुंच गई थी। जानकारी के अनुसार उन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना के बाद सीएम योगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा, राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। साथ ही कहा कि इन परिवारवादी दलों से आप क्या उम्मीद करते हैं, ये केवल अपने परिवार तक सीमित है, चाहे कांग्रेस हो या फिर नेशनल कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं है। एक तरफ ये गठबंधन राजनायकों का अपमान करता है तो दूसरी तरफ माफिया और आतंकी तत्वों को प्रोत्साहित करते हैं। कल राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमामंडन करेंगे, पाकिस्तान का महिमामंडन करेंगे, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों का जो समाज की सुरक्षा के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनका ये महिमामंडन करेंगे। देश की जनता देख रही है और जनता जनार्दन चुनाव में इनको सही जवाब देगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत, क्या कुछ जानकारी? अगर हम बात करें तो राणा के अपमान को लेकर अब कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है। चंद्रजीत, आवाज आ रही है आपको? आप सवाल बताइए जरा। चंद्रजीत जी, महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ जो किया गया उसको लेकर लगातार अब जिस तरीके से सियासत देखने को मिल रही है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है मैनपुरी में?
देखिए, आपको बता रहे हैं कल अखिलेश यादव के रोड शो के बाद जो बवाल हुआ, इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा महाराजा प्रताप की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। वहीं आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री को भद्दी हुई गालियां दी, प्रतिमा पर चढ़ के पेशाब करने के भी आरोप लगाए हैं। इसके बाद ये भारी फोर्स पर यहाँ पे पहुंचा और जो यहाँ पे भाजपा करणी सेना क्षत्रिय समाज के जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको समझाया। इसके बाद सुबह पुनः फिर इन लोग समाज के लोगों ने और भाजपा के लोगों ने जाम लगा दिया। इसके बाद वहां पे भाजपा प्रत्याशी जो ठाकुर जयवीर सिंह हैं वो वहां पहुंचते हैं और वो भी कहते हैं कि महाराजा प्रताप की मूर्ति का अपमान करने का काम किया गया, तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया है। और यहाँ तक कि उन्होंने प्रोफेसर रामगोपाल यादव के भी बड़ी बड़ी टिप्पणी का आरोप लगाया है। तो अब अभी फिलहाल तो माहौल शांत है और उसमें एक सैकड़े से अधिक सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सपा के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल अभी यहाँ पे शांति बनी हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल इस मामले में राजनीति भी काफी जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का जिक्र किया, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये निंदनीय है। और फिलहाल आपको बता दें कि अज्ञात के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। और अब बात करेंगे नाप ना तौल राजभर के बिगड़े बोल। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अब राजभर के 2 बयान फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। घोसी लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अरविंद राजभर के चुनाव प्रचार के दौरान उनके पिता ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। चुनावी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, हम आपको इसी चुनाव में नंबर उपलब्ध करा देंगे, 0522 वाला नंबर, ये नंबर सभी लोग रखो और वहां पर फोन करना। जब किसी को मुसीबत आए, वहां पर बैठा हुआ मिनिस्टर और वहां पर बैठा हुआ स्टाफ आपको 5 मिनट के अंदर रिजल्ट देगा। हम मंत्री हैं और 3 साल रहेंगे। इसके बाद ओपी राजभर ने कहा कि दिल्ली वाले पूछकर विभाग दिए हैं, कौन सा विभाग लोगे? हमने कहा गांव में ही तो घूमते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब बताओ। हमने कहा कि जो मुख्यमंत्री जी के पास है वही मिल जाए। मुझे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की बात पर आश्चर्य लगा कि यह तो मेरे मांगने पर मिल रहा है, हम तुम्हें स्वेच्छा से दे रहे हैं। अल्पसंख्यक विभाग को भी चलाकर दिखा देना, तो बड़ा विभाग मिला। कहता हूं कि दल चाहे कुछ भी आपका हो, हमारा दल अलग हो, हम बेशक भाजपा से समझौता किए हैं, लेकिन जिस दिन तेरे ऊपर आंच आएगी सबसे पहले इस्तीफा कोई देगा तो हम लोग जो बात कहते हैं उसको करते हैं। मैं कहता हूं दिल्ली में लड़ना होगा तो शेर का बच्चा बताओ क्या होगा? लीडर जोर से बोलो। पीएचडी किया हुआ है लड़का, इतने लोग लड़ रहे हैं, किसी की औकात नहीं उसके सामने बात करने की। और वो आज के तारीख में मैं नहीं कह रहा हूं, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बिना चुनाव जीते उनसे बात करने की हैसियत रखता है आज के तारीख में। चुनाव तो बात नहीं होगा और उनका बाप होगा है ना? के लिए संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, राजभर के एक बार फिर से बिगड़े बोल जो हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी वो अपने पद को लेकर काफी ज्यादा बातें करते हुए नजर आए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है, ऐसे में क्या ये एक ड्रॉबैक नहीं हो सकता है? देखिए, आपको बताएं कि ओम प्रकाश राजभर जो है जिस भी पार्टी के साथ रहे हैं, कहीं न कहीं जो है पार्टी को ही है उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। वो अपने बयानों से चाहे जिस पार्टी के साथ रहे हो, यही कारण रहा कि 2017 में भाजपा के साथ जुड़े, कुछ ही दिन रहे, उसके बाद मंत्री पद से हटा दिया गया, फिर भाजपा से अलग हो गए, समाजवादी पार्टी में गए, वहां भी देखिए 2022 के इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो है वहां से अलग हो गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए। लेकिन जो इनके बयान है वो कहीं न कहीं इनके समर्थकों में, जो इनके समर्थक हैं
वो इस बयान को सपोर्ट करते हैं और उसी सपोर्ट के चलते इनके जो बयान हो लगातार और भी बढ़ते चले जा रहे और पीछे हमले करते चले जाते हैं। अभी हाल ही में जो है जो बयान दिया कि मंत्री है, मंत्री बने रहेंगे, और जो है इसके पहले जो है बयान दिए कि ये नंबर नोट कर लेना, किसी भी थाने के पास पीला गमछा ले चले जाना, ये क्या हालात हुए थे। तो इन बयानों को देखिए, अगर बैकडोर की बात की जाए तो यहाँ राजनीति जो है एग्रेसिव राजनीति की जो है परंपरा शुरू हो चुकी है। चाहे वो जब भी देख लीजिए जो भी नेता जो अपने तड़क भड़क राजनीति जो बयानों से जो है जो भीड़ को जो है एक उन्माद में बदलता है, तो उसको कहीं कहीं पता मिलता है। यहाँ बैक को होने का कोई सवाल ही अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, कुछ ऐसे बयान होते हैं जिनको लेके जब विपक्ष मजबूत होता है, यहाँ विपक्ष उनके बयानों को न कोई गंभीरता से लेता है, न उनके बयानों को कोई तोड़ मरोड़ जवाब दिया जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बैकडोर की अभी स्थिति तो नहीं बन रही, लेकिन हाँ ये है कि ये बयान अगर जो है विपक्ष अगर इसको घुमाना चाहता तो राजनीति में लाता तो हो सकता है कि जो है वो बैक फायर हो सकता है। बिल्कुल कौशलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के लगातार बयान सामने आते हैं, इससे पहले भी वो जिस भी पार्टी में रहे हो उन्होंने इस तरीके की बयानबाजियां की हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं ये पार्टी के खिलाफ भी बयानबाजी नजर आ रही है। और अब बात करेंगे झटका हाथ कमल का साथ। लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लगा। सागर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। बीना से कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे भाजपा में शामिल हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में निर्मला ने सागर के राहतगढ़ में आयोजित सभा में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। विधायक निर्मला सप्रे सागर जिले में कांग्रेस की इकलौती विधायक थी। अब उनके भाजपा में जाने से जिले में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं बचा है। निर्मला सप्रे एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बीच उनका भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है? जी देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक से बढ़कर एक बड़े झटके लग रहे हैं, क्योंकि पहले भी मध्य प्रदेश में जो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा क्षेत्र में कई विधायक भाजपा जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, और लगातार मध्य प्रदेश में एक दो दिन छोड़कर कांग्रेसी जो बड़े बड़े जो चेहरे हैं कांग्रेस की, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मोहन यादव के रोड शो के बाद, रोड शो के पहले सप्रे आज फिर उन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण किए। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनको भाजपा के अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया है। तो एक बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस को लग रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में क्या इस पर कोई असर पड़ सकता है? स्वाभाविक चीज है कि बिल्कुल जिससे लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव चल रहा है और इसमें लगातार कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है मतदाताओं पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का कहना है कि जो लोग हमारे काम के नहीं थे वो लोग भाजपा में जा रहे हैं। तो एक बड़ा सावधान निशान है, तो देखने वाला विषय होगा जब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, ये क्या कितना क्या असर मध्य प्रदेश की जो जनता है उस पर कितना पड़ेगा, या भाजपा को कितना इस पर इफेक्ट होगा, या कांग्रेस को कितना फायदा होगा, एक देखने वाला विषय। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि जिस तरीके से निर्मला सप्रे ने भाजपा की सदस्यता ली है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।
और अब बात करेंगे वडनगर में उत्साह, पीएम की वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैतृक शहर वडनगर में चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखा गया। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कस्बे में हुए विकास से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ पर रेलवे स्टेशन नया बनाया गया है, नए ऑफिस और पॉलिटेक्निक बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के वडनगर में लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ ज्यादा उत्साह है। वडनगर प्रधानमंत्री मोदी का पैतृक शहर है। लोग नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कस्बे में हुए विकास से खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सब मोदी जी को मानते हैं। हो यहाँ रेलवे स्टेशन नया बनाया है, ऑफिस सब नई बनाई है, पॉलिटेक्निकल बनाया है, ऐसा सब नया बनाया है। पुरानी कोई चीज रही नहीं, बाकी सब नया। क्या सोचते हैं, अभी चुनाव हो रहा है, क्या सोचते हैं? चुनाव में सोचने वाली बात ही नहीं, मोदी जी आएगा। मोदी जी जब तक है तब तक तो यहाँ तो मीटिंग भी नहीं होती। लोग तो यही सोचते हैं कि मोदी जी सब कुछ है हमारे लिए। अभी किस तरह देश में किस तरह के अभी चुनाव हो रहा है, कैसे परिणाम की? अच्छा हो रहा है। दो ट्रम से तो मोदी जी आ रहे हैं, ये ट्रम में भी मोदी जी आएंगे। तो हमारा गांव बहुत पहले बिछड़ा हुआ था, कोई इसकी देखने वाला भी नहीं था, लेकिन मोदी जी आए तब से गांव का बहुत डेवलपमेंट हुआ है, अच्छा हुआ है। सब मजदूरी मिल जाती है लोगों को, मजदूर वालों को मजदूरी भी मिल जाती है, कोई भूखा सोता नहीं। पहले लोग परेशानी में जी रहे थे, आज सबको रोजी रोटी मिल रही है, कोई दुखी नहीं है, सब बढ़िया है। गुजरात में वडनगर के रहने वाले हैं, ने वडनगर में बहुत अच्छा काम किया है। वो म्यूजियम भी बनाया और रेलवे स्टेशन भी लाया, जंक्शन स्टैंड लाया है इधर। काम बहुत अच्छा किया है, गुजरात में भी किया है और देश में भी, सब भारत में भी अच्छा काम किया है। देखो एक राम मंदिर भी बना दिया है, जो पब्लिक को खेचती को राम मंदिर बना दो तो हमने काम पूरा कर दिया है। अभी दूसरी बार भी वड़ा प्रधान बन जाएगी, अच्छा काम है। देश भर में 7 चरण में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग 1 जून को खत्म होगी, वहीं वोटों की गिनती 4 जून को होगी। और बुलेटिन में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।